बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जिस तरह से आप सबको पता है बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो है अभी तक जो है बल्दियात के हवाले से जो है वो बातें चल रही हैं। एमकेएम पाकिस्तान, पीटीआई, जमात इस्लामी अभी तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करती हुई नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जीत जो है वो तस्लीम कर चुकी है, लेकिन जो जमात इस्लामी है वो कहती है कि आप हार तस्लीम करें। इस हवाले से जमात इस्लामी की हम बात कर रहे थे तो उनका आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो है के ऑफिस के बाहर उनका जो है एहतजाज भी, और वो कहते हैं कि जो 11 यूसीस के जो नताइज हैं और जो उनके रिज़ल्ट जो तब्दील किया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी जो अपनी हार तस्लीम कर ले। इसके अलावा आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान जो है उन्होंने भी कल जो है मुजाहरा करने का उन्होंने ऐलान किया है फवारा चौक पे। वो कहते हैं कि जो है कल हम जो है 253 यूसीस जो है उनकी उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो है इसके क्यों नहीं इसको जो है वो किया जा रहा है, मतलब दही इलाके और इसके अलावा बाकी हैदराबाद की भी यूसीस के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। वो कहते हैं कि इसको क्यों नहीं बेहतर किया जा रहा है, क्यों ये जो है दही जो इलाके उनको जो है उसमें शहरी उसमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी से के वक्त जो है एमकेएम पाकिस्तान से भी मुलाकात की, मतलब साद नासिर शाह और बाकी दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे एमकेएम पाकिस्तान के उन्होंने पीपल्स पार्टी के सामने रखे, और जो है पीपल्स पार्टी ने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनते हुए जो है उनको मतलब उनसे बात जो की है इस पर वो मतलब आज मेरे ख्याल से जो है अपनी काबीना से मिलके इस पर जवाब देंगे। और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट जो था, क्योंकि जो प्रोटेस्ट जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही थी पीपल्स पार्टी के मतलब पीपल्स पार्टी जो है नहीं चाहती थी कि प्रोटेस्ट हो, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अभी हुकूमत का भी हिस्सा है पीपल्स पार्टी के साथ, और बाकी दीगर जो है उनके मामला भी चल रहे हैं। सिंध हुकूमत में भी उनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है क्योंकि कोलैजन पार्टनर्स हैं। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, और जो है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी बल्दियाती इंतखाबात को लेके जो मामला जो है अभी तक बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो क्या मामलात हैं, क्यों नहीं अभी बेहतरी की तरफ जा रही है। और इसके अलावा जो कि कराची में अभी हमने देखा है कि 9 हलकों में जो है इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस पे जो है सभी उम्मीदवार जो उन्होंने अपनी जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जमा करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में। तो कौन कौन उम्मीदवार हैं किस किस पार्टी से, एमकेएम पाकिस्तान से मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, फ़ारूक सत्तार साहब हैं, पीपल्स पार्टी से शाला रज़ा और दीगर रहनुमा हैं, टीएलपी से जो है हमादुद्दीन साहब हैं, जमात इस्लामी जो है उनका भी हम देखते हैं कि कौन है वो पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये सारे जो मामलात हैं इन पर हम गुफ्तगू करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि एमकेएम पाकिस्तान जो है उसका मुतालबा है कि जो 53 यूसीज़ है जो कि दही और शहरी इलाकों की है, उनको जो 53 यूसीज़ है उनका इजाफे के हवाले से, और जो ज़मनी इंतखाबात हैं जो कि कराची में 9 हल्कों में जो है होने जा रहे हैं उसकी भी तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम PTI की बात करते हैं तो हमें जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, जमात और एमकेएम पाकिस्तान का जिक्र किया। PTI जो है जिस तरह से उन्होंने अभी जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ किया है उस पर किस तरह से उनके कारकुनान, जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी की लीडरशिप है, उनका क्या कहना है, जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं उनका क्या कहना है जेल भरो तहरीक में, वो क्या चाहते हैं कि क्या मतलब मामला सेटलमेंट की तरफ हों या फिर जेल भरो तहरीक जो है वो भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से मौला बख्श सुमरो साहब, PTI से इनका ताल्लुक है। मैं खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। खैरियत से सर? थैंक यू जी। जेल भरो तहरीक के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और बाकी मीडिया जो है काफ़ी इसको लेके आजकल गुफ्तगू चल रही है, डिस्कशन जारी है। तो आप क्या कहते हैं जेल भरो तहरीक के कोई मतलब ये जो एक अभी आप लोगों का जो एक जज्बा स्टार्ट हुआ है, क्या ये आप आगे जारी रखेंगे या फिर इसको आगे कुछ जाके इसको ख़त्म करने के लिए आप देखिए मेरा था ऐसे नहीं कि जो फासिस्ट गवर्नमेंट है वो पहले दिन से यही काम कर रही है कि विक्टिमाइज करना है, और हर उस बंदे को विक्टिमाइज कर रही है जो कि आउटस्पोकन है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है। क्योंकि असेंबली में जाने वाला जो हमारा रास्ता था वो तो हमने बंद किया हुआ है। हम पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, हमने बाहर से अपोजिशन करनी थी, इसलिए बाहर से रैलीज निकाली, बाहरी जलसे हुए, बाहरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, गवर्नमेंट को एक्सपोज किया, किस तरह गवर्नमेंट आई, किस तरह रेजिम चेंज हुआ। तो ये PTI ने इस चीज़ का स्टांस लिया है गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, ऊपर से ये भी नहीं कि जब से नई गवर्नमेंट आई हो तो कोई तरक्की हुई हो, वो पाकिस्तान पीछे की तरफ ही जा रहा है। हम दिन बर दिन पीछे होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है,
और इंटरनेशनली जो हमारा एक स्टांस बनता जा रहा है उस पर हम आस्ते आस्ते गिव अप करते जा रहे हैं। तो जो निकल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ उसके ऊपर केस बन जाते थे। शहबाज गिल आपके सामने, फवाद चौधरी आपके सामने, आजम साथी आपके सामने, सारे आपके सामने। जेल भरो तहरीक इसलिए अनाउंस कर दी एक बार कि जितने हमारे कारकुनान हैं सारी, अगर 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 तो ये इनको लगता है कि जेल भरने से, लोगों के ऊपर केसेस बनाने से मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होने जा रहा है। पार्टी का यही स्टांस है हमारा। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि आपके कारकुनान, आपके जो लीडरशिप है, उन्होंने कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी के लिए भी जो है मतलब वो दरख्वास्तें दी हुई हैं और जो है वो चाह रहे कि उनको कबल अज़ वक्त जो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो मिल जाए। तो ये मतलब जब आप लोगों का ये जज्बा जारी था तो फिर मतलब कबल अज़ वक्त गिरफ्तारियों के लिए क्यों मुतालबात किए जा रहे हैं? देखिए, चंद ऐसे हजरात हैं जिनका जेल में जाना जरूरी नहीं है, उनने पार्टी के भी मामला देखने हैं। अच्छा, जो बिल्कुल सीनियर लीडरशिप है, ऑफ कोर्स हो सकता है उन लोगों ने बेल के लिए अप्लाई किया, मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है, किया होगा, उनको होगा तो फिर शायद। वो जेल भरो तहरीक में तो शामिल नहीं होंगे फिर, या होंगे? देखिए, जेल भरो तहरीक इतनी बड़ी होनी है कि जेल भर सकते हैं। पार्टी के इतने कारकुनान तो हैं, कई इससे ज्यादा है। मतलब कुर्बानी कारकुनान लीडरशिप साइड पे रहे। लीडरशिप तो जा रही है ना वैसे ही जेल में। फवाद चौधरी तो लीडर थे। सबसे पहले कौन गिरफ्तारी देगा? सब देने के लिए तैयार है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। अगर इनको लगता है इस चीज का हल है, गवर्नमेंट समझती है कि पूरी पार्टी के कारकुनान को, लीडरशिप का पकड़ के हम जेल में डाल देते हैं, एफआईआर भी लगा देते हैं, एंटी टेररिज्म के क्लॉजेस भी लगा नहीं देते हैं। मतलब कोई कैसे आपको बिला जवाब जो है जेल में डाल सकता है? मतलब कोई अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो फिर जेल में डाला जाएगा ना। मतलब ना हमारा कानून, ना हमारी अदलिया, ना मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत इतनी वो है कि मतलब सख्त दिल के किसी को बिला जवाब जो जेल में उठा के डाल दे। देखिए, मैं यहाँ दो चीजें वादे कर देता हूँ। गवर्नमेंट में जितने भी लोगों ने हमारे लीडरशिप के जितने भी लोगों को पकड़ा है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको पकड़ के जेल में डाला गया है, रिलीफ हाथ में जाके कोर्ट से मिल गया। सही। तो यानी ये केसेस तो बेबुनियाद थे ना, बेसलेस बुनियाद पे, एक मतलब एविडेंस था ही नहीं, उसकी बुनियाद पे इन लोगों ने जेल में डाल दिया। 3-3 4-4 दिन गुजार दिए उन लोगों ने। तो ये चीजें तो होती रही है ना। गवर्नमेंट की चीजें जुडिशरी के सामने जब जाती है, कोर्ट में पेश होते हैं, फवाद चौधरी भी निकला है, शहबाज गिल भी निकला है, आजम साथी साहब भी निकला है, तो सारे तो निकल आए। तो किस तरह के केसेस कर रहे हैं? महीना किसी को अंदर डाल देते हैं, किसी को 2 दिन अंदर डाल देते हैं। 25 मई के लिए ऐलान किया था कि इस्लामाबाद सारे पहुंचे, हम एहतजाज करेंगे, पीसफुल, ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं की थी, यही कहा था पीसफुल एहतजाज करेंगे। ठीक है। सब पहुंचे, टीयर गैस लगाए गए, फिर लगा दिया 245 आर्टिकल पूरे इस्लामाबाद में कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सेक्शन 144 अलग से लगा दिया। पंजाब पुलिस सारे पीटीआई कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल हो गई। मोटरवे पे लोग अरेस्ट हो रहे, हाईवे पे लोग। हमने ये तो नहीं कहा था इस्लामाबाद हम कब्जा करने जा रहे हैं, हमने ये कहा था हम अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पहुंच के हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। इतनी सी बात थी। उस पे लोगों को उठा दिया, कोई रात को किसी को उठा दिया। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे वो पोल्स, लाइट्स वगैरह ये सारी चीजें भी काफी मतलब तोड़ फोड़ की गई थी, जिसकी वजह से मतलब जो आप बता रहे हैं कि सारा बदतमीजी का। देखिए, तोड़फोड़ तो उन्हें कहा, अब मुझे बता दे क्या तोड़ा गया था। कोई दुकान चोरी हुई, कहीं डकैती हुई, कहीं डाके लगे। पोल लाइट्स मेरे ख्याल से तो कहीं चोरी हुई। हाँ, आग लगी थी। आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि मैं मौजूद था वहां पे। जब बहुत ज्यादा टीयर गैस फेंके जाते हैं हवा में, जब होता ही स्मोक होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको निकालने के, यानी कि अपने आप के ऊपर असर कम करने के लिए 2 ही तरीके कार हैं। एक तो यह है कि आप लकड़ी जला दें, जिसके धुएं की वजह से आपकी आंखों के टीयर गैस का असर खत्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन लकड़ी में से तो और ज्यादा वो तेजी निकलती है, जिसकी वजह से धुआं जो होता है वो और नहीं, धुआं खत्म हो जाता है। मैंने खुद वहां प्रैक्टिस किया था। अच्छा, मैं आपके सामने बैठा हुआ। अच्छा। जो लकड़ी को आग लगाई गई थी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि टीयर गैस का असर था, लोगों की आंखें वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। टीयर गैस अगर खुदा न खास्ता, मैं मतलब सुपर साहब, अगर खुदा न खास्ता उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाता, मतलब जिस तरह से वो आग फैली थी, अगर आग मतलब ज्यादा फैल जाती, काबू नहीं पाया जा सकता था, तो फिर क्या होता? देखिए, मैं बताता हूँ ना, दरख्त की जो लकड़ियां थी ना, उसको तोड़ के रोड के ऊपर जलाया था ताकि लोग सांस ले पाए, क्योंकि वो टीयर गैस इतनी ज्यादा एयर में थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। और पूरा ब्लू एरिया से लेके F6 का एरिया, F7 तक जो ब्लू एरिया जाता है पूरा, जहाँ पे ओवरहेड ब्रिज भी है, वहां तक टीयर गैस फेंके जा रहे थे। अच्छा, हाँ, बीच में तो ये आता है, तीनों तरफ से फेंका गया था टीयर गैस। ठीक है। तो वो से उस चीज के बचने के लिए लगाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जी आर्सन का हम FIR काटते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि टीयर गैस फेंकने की जरूरत नहीं थी। समाज, ये पाकिस्तानी अवाम थी, बगैर हथियार के, बगैर कोई मतलब कोई खतरे के वहां पहुंचे थे, पीसफुल एहतजाज था।
कोई बदमाशी करने तो हम नहीं आए थे तो वहाँ लेकिन पे। वो रेड जोन है ना, मतलब वो आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे प्रोटेस्ट का, वहाँ पे जो एक होता है कि वहाँ पे आपने नहीं एंटर होना है, लेकिन उसके बावजूद जब एंटर हुए तो ज़ाहिर है हुकूमत उस चीज़ को रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ करेगी ना। मतलब जिस तरह से बकौल आके कि वहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो शेल्स फेंके गए, टीयर शेल्स जो होते हैं वो फेंके गए, और दीगर जो आप लोगों के वो हैं जो आप लोगों ने वहाँ पे बातें की हैं मतलब मीडिया में, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, मतलब एक जो था वो एक रेड जोन था। रेड जोन में जब आप दाखिल हो जाते हो तो ज़ाहिर हुकूमत उस चीज़ को रोकने के लिए तो कुछ जद्दोजहद करेगी। देखिए, रेड जोन इन लोगों ने डिक्लेयर किया था डी चौक का एरिया। ठीक है। पहले इन्हें कहा था इस्लामाबाद में हम नहीं घुसने देंगे, क्योंकि उसमें यह था कि पर्सनल हो गए थे। कोर्ट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, कोर्ट से हमने इजाजत ली हुई थी, कोर्ट ने कोई रोक टोक नहीं की थी। ठीक। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था मैं इनको घुसने नहीं दूंगा इस्लामाबाद में, यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर पर्सनल हुए हुए थे कि हम इस्लामाबाद में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम पंजाब से निकल रहे, औरतें बच्चे समेत निकल रहे हैं। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ रेड जोन में नहीं एंटर होंगे, बाकी इसके अलावा रेड जोन जो डी चौक था, वहां उसके कोई अलावा एंटर अगर नहीं आप हुआ। इस्लामाबाद में आते पुरअमन तरीके से, अगर आप एहतजाज करते हो तो हम आपको वेलकम करते हैं। डी चौक तक तो पुरम में नहीं था, डी चौक के बाद तो आगे तो हमने कंटेनर के गए ही नहीं हम लोग। रेड जोन तो डी चौक को डिक्लेयर किया हुआ था, अच्छा। डी चौक से पहले वाला एरिया तो रेड जोन में था ही नहीं। अच्छा इन लोगों ने तो मोटरवे पे मोटर अपना टीयर गैस फेंकना शुरू कर दिए थे, वो किस खाते में था? ठीक। क्या मोटरवे भी ठीक है। रेड जोन के एरिया में आता था? ठीक है। अच्छा जैसा साहब ने कहा कि हमारे कारकुनान, हमारे जो अहदेदारान हैं वो सब लोग जो है अपना वो जेल भरो तहरीक जो है वो करेंगे, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट की जिस तरह से आपने बात की कि वो बिला वजह में एफआईआर काट के जेल में डालते हैं, तो हमने सोचा कि हम खुद ही जो है गिरफ्तारियाँ दे दें, जेल भरो तहरीक हम लोग जो है स्टार्ट करें। तो मतलब गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिन जिन आपने अभी शहबाज गिल साहब का आपने जिक्र किया, फवाद चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, शेख रशीद साहब का आपने जिक्र किया, लेकिन उनके जो अल्फाज थे जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए, अगर हम बात करें फवाद चौधरी साहब की, शहबाज गिल साहब जो हैं उनके अगर हम अल्फाजों का चुनाव देखें, उनके मतलब जो उनके अल्फाज थे, फिर उसके बाद शेख रशीद साहब जिस तरह से उन्होंने कत्ल की बातें की, तो मतलब ये जो बातें कहना था मतलब ये मुनासिब था? आप अगर एक इंसान होने के ऐसे सोचे, मतलब पार्टी से भी आप साइड पे हो गया, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें निदा साहब, जब सबके रास्ते बंद हो जाएंगे ना, इलेक्शन कमीशन से भी रिलीफ नहीं मिलेगा, कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा, तो एंड में ये अवाम कहाँ जाएगी? ये तो पहले पहले दिन से कह रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है मुतनाज़ है, वो खुद एक पार्टी के साथ मिली हुई है। हम तो इलेक्शन कमीशन पे हमारा जो ट्रस्ट और फेथ नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या उम्मीद रखेंगे इलेक्शन कमीशन से? ठीक है। अगर हुकूमत इतनी ही बकौल आपके कि हुकूमत जुल्म कर रही है, तो खान साहब को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? खान साहब को कर लें गिरफ्तार, लाहौर में बैठे हुए कर लें। अच्छा। ठीक। तो नहीं मतलब जाहिर है मेरा तो सवाल ये है ना कि अगर वो इतनी ही जुल्म ढाने वाली हुकूमत है, तो क्यों खान साहब के लिए क्यों नहीं उनकी वो जुल्म है फिर? मतलब क्यों उनको रिलीफ दिया हुआ है, क्यों उनको जमानतें भी मिल रही हैं, क्यों वो जो है आराम से मतलब घूम रहे हैं जहाँ पे उनका दिल कर रहा है? निदा साहब रिलीफ कैसे दिया हुआ है? गोलियां उनको लगी है, एफआईआर उन पे काटी गई है। मैं समझता हूँ 5 से ज्यादा बार अटेम्प्ट किए गए कि इनको अरेस्ट किया जाए। अब क्योंकि जाहिर है पार्टी के लोग चारों तरफ उनके साथ बैठे हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह अरेस्ट करें, पर कोशिश तो पूरी गवर्नमेंट की है अरेस्ट करने की। मतलब कोई, मैं नहीं समझता कि इमरान खान को कोई रिलीफ दिया हुआ है, और या खान साहब ने कोई गवर्नमेंट को रिलीफ दिया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं है। अच्छा शायद मतलब वक्त का इंतजार हो रहा है। आप मुझे बताएं कि जब आपकी हुकूमत थी तो आपने क्या रिलीफ दिया था? हमने गवर्नमेंट को, जी। जिन पे केसेस थे उनको नैब ने उठाया था, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तो कोई ऑर्डर नहीं गया था। ठीक। नैब अपनी मर्जी से कोर्ट से रिमांड लेके थी, मजिस्ट्रेट से रिमांड लेके लोगों को उठाती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कभी डायरेक्शन नहीं दिया गया था। ठीक है। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन हमने हमारे एक और जो गेस्ट है उन्होंने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से वसीम अख्तर साहब। खुश आमदीद कहूँगी सर, आप खैरियत से? सर बात हो रही है जेल भरो तहरीक के हवाले से। जिस तरह से मौलवी सुमरो साहब कह रहे हैं कि हुकूमत का जुल्म है, इनके कारकुनान, इनके अहदेदारान, जो इनके लीडरशिप है उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, मतलब उनको झूठे केसेस में जो है फंसाया जाता है, उसके बाद जेल में डाल दिया जाता है, फिर अदालत से रिलीफ मिलता है तो फिर वो वापस आते हैं ज़मानतों पे, लेकिन केस वहीं के वहीं हैं। तो अब इन लोगों ने खुद जेल जाने की तैयारियां शुरू कर दी, जेल भरो तहरीक स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या कहते हैं इस पर कि मतलब हुकूमत की तरफ से क्या जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं PTI के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं मेरे दोस्त की बात सुन रहा था, भाई कह रहे थे कि वो इनको हुकूमतें जो है वो इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर रही है और कोर्ट भी इनको रिलीफ नहीं दे रही। तो मैं बता दूं मेरे भाई को कि जब इनकी हुकूमत थी तो इनके वज़रा, इनके जो वफाकी वज़रा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और बताया करते थे कल फ़लाँ शख्स गिरफ़्तार होने वाला है,
परसों फलां शख्स गिरफ्तार होने वाला है। और अगर आप इनके 3.5 साल को अगर देखें, उसमें पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाद तालपुर साहब, खुर्शीद शाह साहब और इन सभी तमाम पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नून लीग की जो टॉप लीडरशिप थी उनको गिरफ्तार किया गया। और किस तरह गिरफ्तार किया आपके सामने है। कोई 1 साल जेल में रहा, कोई 2 साल जेल में रहा, कोई 2.5 साल जेल में रहा। किस तरह उनके साथ जो है वो बर्ताव किया गया और उनको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, ये मैं भी कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं इससे ज़रा आगे निकलना चाहता हूँ। आपकी जब गवर्नमेंट थी, आपने किस तरह सहाफ़ियों को गोलियां मारी, सहाफ़ियों को घरों से उठाया, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया। चले, मैं इससे भी आगे निकलना चाहता हूं, मैं इस पे भी नहीं पढ़ना चाहता हूं। अब भाई ने बात की कि खान साहब के ऊपर, तो बिल्कुल खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो किसी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ऐसे केसेस नहीं बनाए, वो उनका अपना तर्ज अमल इस तरह का है जिनके ऊपर, जिसकी वजह से उन पे केस बने। आप मुझे बता दें, शहबाज गिल ने जो बात की फौज के अंदर दरार डालने की, क्या उस पे बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं होता? जो शेख रशीद ने अल्फाज इस्तेमाल किए किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हेड के लिए, क्या उसके ऊपर इस केस का जो है मैं समझता हूं नहीं होता? क्या इसी तरीके से जो बाकी इनके जो लोग हैं, फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन जो हमारा एक इदारा है उसके खिलाफ तौहीन आमेज जो रवैया रखा, क्या उस पे केस नहीं बनता? मुझे ये बता दें, क्या इनके किसी भी सरबराह के ऊपर क्या 15 किलो हेरोइन रखी गई है? क्या इनके ऊपर कोई और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं? क्या इनके साथ और क्या ऐसा अमल किया गया है? ये अपने केसेस अदालत में देखते हैं और मेरे ख्याल इनको 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीफ मिल जाता है। और उसके बजाहिर जब आप पीपल्स पार्टी की क़यादत को देखें तो पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी 1.5 साल इनके पास रहे, अदी फरियाद तालपुर को 2.5 साल जेल में रखा गया, खुर्शीद शाह साहब सबसे तवील अरसे जेल में रहे। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को या मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत में लोग मौजूद हैं, इनको पीटीआई से मिलाना मैं समझता हूं कम अकल फहमी है मेरे नज़र में। और मैं अभी कहता हूं, खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का किया है, तो मैं कहता हूं बिस्मिल्लाह खान साहब, आप निकले वहां से। और वो जो मासूम कारकुनान है जिनको आपने दरवाजों पे खड़ा किया हुआ है, ढाल बनाई हुई है, निकलें, आप आए जेल, आपको किसी ने मना किया? बिस्मिल्लाह करें। वो भाई जो सिंध के अंदर मौजूद है या सिंध की आदत को बोले आ जाए, जिनके मुतल्लिका इलाके हैं वो आ जाए। मतलब खान साहब अगर आते हैं तो मतलब वो डायरेक्ट जेल में चले जाएंगे या कोई उनके पर एफआईआर कटेगी? किस हैसियत से उनको जेल में डाला जाएगा? मैं आपको बता दूं, खान साहब के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो आपको पता है अदालत में पेश नहीं हो रहे, जिसमें एक तो तोशा खाना केस है जो कि फौजदारी मुकदमा है और अभी वो चल रहा है, ट्रायल उसका हो रहा है। खान साहब ने अभी भी, उनके वकील ने जो है वो इस्तिस्ना मांगा है। वो मेरे ख्याल में खान साहब को पैर की जो पैर में जो भी, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है, लेकिन वो 3 महीने हो गए, वो कैसी पट्टी है कि उतरने का नाम नहीं ले रही। वो 3 महीने हो गए, वो कौन सी ऐसी गोली लगी है खान साहब को? अच्छा मुझे बताएं, कैंसर हॉस्पिटल में जो खान साहब का ट्रीटमेंट हो रहा है वो अलग ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटल कैंसर है, ट्रीटमेंट उसमें आप करेंगे जो गोली की, कोई और डॉक्टर उसको चेक नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता। आपने 3 महीने से वो एक पट्टी बांधी हुई है, बहाना लिया हुआ है, बाहर नहीं आ सकते, मेरी जान को खतरा। भाई लीडर तो अपनी जान को अवाम से पहले लेकर आते हैं, अपने मासूम अवाम को बचाते हैं, अपनी जान को आगे लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझसे गिरफ्तारी शुरू करो, मैं हाजिर हूं। वो कहते हैं ना, खान साहब कहना मैं कल ही काफी है, तो मैं कल ही आ रहा। तो खान साहब को चाहिए पहले खुद आके अपनी गिरफ्तारी दें कि भाई मैं हाजिर हूं, मुझे गिरफ्तार करें और फिर मुझसे जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज किया जाए। ठीक है जी। मौलाना भाई सुमरा साहब, वसीम साहब की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि उनके अपने ही हॉस्पिटल में उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जबकि जो वाकया हुआ था, अगर हम उस वाकये से 10 किलोमीटर दूर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे करीब एक हॉस्पिटल था, 10 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वहाँ पर क्यों नहीं उन्होंने अपने फौरी तौर पर मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया? मैं भाई की थोड़ा इल्म में इजाफा कर दूं, तोशा खाना केस दिसंबर में खत्म हो गया। ठीक, जिसने पिटीशन फाइल की थी ना नून लीग के एमएनए ने, जब मांगा था ना जज साहब ने कि आज तक का सारा रिकॉर्ड है 1947 से कि किस किस ने तोशा खाना से कितना लिया, जिसने पिटीशन दाखिल की उसने वापस ले लिया केस। खान साहब को तो बुलावा ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आपको फिर इसके बारे में मालूम नहीं है, मुझे पता है। तोशा खाना केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट का केस खत्म हो गया है, जो इल्जामात लगे थे वो केस खत्म हो चुका है। अच्छा, मतलब जो कहा जा रहा था तोशा खाना के हवाले से जो कि घड़ी बेची जा रही है, वो डिक्लेरेशन जो खान साहब ने नहीं दी, डिक्लेरेशन जो खान साहब ने नहीं दी, वो डिक्लेरेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। मेरे भाई को शायद ये मालूम नहीं है, और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस वक्त चल रहा है, और अभी डेट थी उसकी। खान साहब ने उससे जो है वो उनके वकील पेश हुए थे, अली जफर साहब और शायद एक और कोई वकील थे, और ये जो पटिशनर थे वो मोहसिन रांझा साहब थे, और वो अभी भी पटिशनर है मोहसिन रांझा साहब, एमएनए है। वो तोशा खाना का केस नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के वर्डिक्ट के खिलाफ नहीं, वो तोशा खाना ही केस है।
नहीं है, सर आप इलेक्शन अगर तो- देखें वो तोशाखाना केस है, उसके अंदर खान साहब ने एसेट छुपाए, जो घड़ी से मेरे उनको भाई पैसे तोशाखाना मिले का केस वो नहीं है। एसेट छुपाए खान साहब ने। तोशाखाना का केस नहीं है, आप भी इधर मैं भी इधर, तोशाखाना में आप प्रूव कर दे खान साहब सर वो तोशाखाना ही है ना, घड़ी खान साहब ने ली, बेची, उसके एसिड आए, उसके एसिड खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किए। देखिए बात सुने ना, ये कहते हैं ना कि हमने इनके बंदे अंदर डाल दिए, ठीक है, ये उस बदला लेने के चक्कर में आए हुए, ये मुल्क बचाने के चक्कर में नहीं आए, ये अपने केस खत्म कराने के चक्कर में आए। ये एनआरओ 2 लिया हुआ है, इनके जितने भी लोगों पे नैब के केस सारे तो बाहर बैठे हुए। अच्छा वो सारे मतलब आपके कहने का मकसद ये कि जो सियासत है ये बदले की सियासत है, पहले बदले आप की लोगों ने सियासत बदले में लिए, आए फिर हुए। इन्होंने बदले लेना शुरू ये कर दिया, बदले कहने की का मकसद ये सियासत में आए हुए। आपका। अगर बदले मैं की आपको- सियासत होती तो खान साहब समेत सारी करे पीटीआई ना। भी जेल के अंदर होती। कर तो अगर रहे। बदले की सियासत होती तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, आपका तो डीआईजी आईजी एसपी नहीं मिल रहा जो खान साहब को अंदर करा के दे। नहीं, ऐसा भी नहीं आप है, करा हम दे। अनारकी नहीं चाहते। हम हमारा कोई फेडरल मिनिस्टर या कोई 25 मई मिनिस्टर को कौन इस चाहता तरह था की अनारकी? नहीं, तो आप 25 मई को जब 25 इस्लामाबाद पे मई कब्जे को- के लिए आएंगे, जब मुल्क में अनारकी कौन फैलाएंगे, सा कब्जा? जब कौन सा आप कब्जा? दारुल हुकूमत पे एहतजाज के लिए कब्जा आए करने थे। की कोशिश करेंगे तो फिर तो फोर्स साढ़े अपना 3 काम साल करेंगे। खान साहब ने आपको कहा था कंटेनर खाना आप में दम था, आप आ जाते, आप में ले दम आते था। लॉन्ग मार्च, आप कर देते धरना, आप में दम आप था, कर लेते 3.5 साल ना, आ आप जाते। क्यों चले गए? आप 3.5 साल में आ जाते ना इस्लामाबाद। हम तो गए इस्लामाबाद, कब आप हम आए हो? गए, हमने वो जमा भी तांगे कराया कंपनी तुम्हें के एतमाद, लिए हम इस्लामाबाद भी गए, हम तांगे लॉन्ग कंपनी मार्च के लिए लेकर इस्लामाबाद गए, पहुंच कराची गए। से मेरे हाँ। भाई के नॉलेज में नहीं है, हम ठीक है गए। जी। आपकी हुकूमत तांगे जब में कांपरी थी, नहीं, पहुंच गए थे कोई बात इस्लामाबाद नहीं, हम आप लोग। पहुंचे इस्लामाबाद के अंदर, सारी हम इस्लामाबाद जमातें, के अंदर मौजूद जज्बे भी से थे, नैब का कहते सारे इकट्ठे हमने होकर 100 इस्लामाबाद शहरों पहुंच से गए। होते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। ठीक है हाँ, सर, हमें सर पता इनका है। कहने का सर इन्होंने हमें अभी पता है आप लोग किस सर तरह अभी घर मेरे गए। प्रोग्राम में इन्होंने हमें कहा पता कि है जब ये किस तरह प्रोटेस्ट पहुंचे। करने के लिए वहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचे तो मतलब वहाँ पे इनके ऊपर जो है वो आंसू गैस की भी मतलब वो भी शेल्स वगैरह वो भी फेंके गए, मतलब और काफ़ी इनके साथ वहाँ पे जो ज्यादती हुई है। तो मतलब ये क्यों, जबकि इन्होंने कहा था कि हम तो रेड जोन में भी नहीं दाखिल हुए। देखिए मैं आपको बात बता दूं, एक बात बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, हमारी जद्दोजहद की एक तारीख है, हमारी धरने हमारे लॉन्ग मार्च की एक तारीख है। लॉन्ग मार्च, धरना, ये जो जद्दोजहद होती है ना, ये सिर्फ बातों से नहीं आती, इसके लिए खुद लीडर्स को जो है, लीडरशिप को जो है वो आगे आना पड़ता है। आप माजी में जब अगर जाएं तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक लाजवाल दास्तान मौजूद है तारीख के अंदर, जिससे आज के सियासतदान सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब हमने लॉन्ग मार्च किया पीटीआई की हुकूमत के अंदर, हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब में हमारे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, हमारे बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। इवन इस्लामाबाद में हमें बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम कमिटेड हैं, हम नजरियाती हैं, इस वजह से हम उस जगह पर पहुंचे और हमने वहां जाकर, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमने कोई नाच गाने नहीं किए, हमने कोई किसी पुलिस को पे हाथ नहीं उठाए, हमने किसी को धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें लटका दूंगा, हमने कोई नहीं। वी आर पीसफुल पीपल। हम अपना एक सियासी कारकुन, एक सियासी जिद्दोजहद के तहत हम इस्लामाबाद पहुंचे और वहां जाने के बाद हमने अदम एतमाद जमा कराई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदम एतमाद कामयाब हुई और पाकिस्तान की 70 साल डेमोक्रेटिक जो हमारी तारीख है उसके अंदर ये पहला अदम एतमाद है जो कि कामयाब हुआ बड़े तरीके से, आईनी और कानूनी तरीके से, जिसकी हुकूमत में, जिसकी वजह से खान साहब की जो है वो हुकूमत गई और फिर ये पीडीएम की जो है वो हुकूमत वजूद में आई है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये चाहते हैं, ये पीसफुल हैं और बिल्कुल इनका एहतजाज करना इनका राइट है, कोई इनको इससे रोकता नहीं है। ये कराची में करें, इस्लामाबाद में करें, कोयटा, पेशावर, जहां करना चाहें करें, इनका आईनी और कानूनी हक है। 25 मई को जब आप ये बात कर, जब आपको अदालत का एक ऑर्डर मौसूल हो गया कि आप जो है डी चौक, आप रेड जोन में नहीं जाएंगे, जब आपको F9 पार्क कह दिया गया कि आप F9 पार्क पहुंचे, तो आप जो है वहां जाने के बजाय आप जब रेड जोन की तरफ आएंगे तो यकीनन फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो अमन व अमान कायम करने वाले इदारे हैं, वो यकीनन रिस्पॉन्ड करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आपकी एक तारीख है 2014 में भी आपने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर शरवारे लटकाई हैं। लोगों के 126 दिन का धरना याद है, किस तरह आपने 126 दिन नाच गाने करके ये जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो सीपैक आने वाला था चाइना की तरफ से, उसको किस तरह आपने डिलीट किया, वो किस तरह आपको डिलीट किया। तो ये तारीख है, इस तारीख का हिस्सा है ये, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे? फिर मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊं। 25 मई का जो ऑर्डर था, मेरे भाई ने कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा, सही F9 पार्क था, इस्लामाबाद की तरफ से कहा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस्लामाबाद में आप कर सकते, गवर्नमेंट को कहा था आप जगह तय करके इनको बता दें। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट और हमारी पार्टी इस मामले पे बैठी नहीं थी, उनने तय करना था म्यूचुअली कि कहां पे होगा, और हमने ऐलान कर दिया था कि हम इस्लामाबाद पहुंच के वहां पे सिर्फ तकरीर करेंगे खान साहब, और फिर ऐलान करेंगे कि धरना देना है या जलसा करना है या क्या। ठीक है।
ठीक है। आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं इंटरव्यू करने की माजरत चाहूंगा, आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। एंटर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जब इस पे खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का केस हुआ, आपको पता है तो तौहीन अदालत का जो केस हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि खान साहब को आपने ये क्यों नहीं बताया था कि F9 हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आप F9 पार्क में एहतजाज धरना जो भी आपने करना है आप F9 पार्क में करेंगे, आप आगे क्यों आ गए? तो इनके वकला, इनके जो लीडरान हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहा कि हम जो है वो खान साहब तक ये पैगाम पहुंचा ही नहीं सके। ये बड़ा एक वाज़ा तौर पे है, आपको पता होगा, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आप करें ना परस्यू इस केस को। ठीक है सर, ये तो बात होगी जेल भरो तहरीक के हवाले से जो इतनी लंबी हमने इस पे जो है गुफ्तगू की है। अब बात करते हैं क्योंकि इंतखाबात के हवाले से, जिसमें अगर हम बात करें जमात इस्लामी, MKM पाकिस्तान ने तो वैसे ही बाइकआउट कर दिया था, लेकिन जो उनके मुतालबात हैं, जो उन्होंने अब यूसीज़ के हवाले से, जो कि हैदराबाद और जो है कराची की जो दही और शहरी यूसीज़ हैं उनके इजाफे के लिए जो उन्होंने बात की है, वो कहते हैं 35 यूसीज़ के हवाले से कि आप इनका इजाफा करें। तो जो कल पीपल्स पार्टी का वफद MKM पाकिस्तान से जो उन्होंने मुलाकात की है, उस पर जो है वो मेरे ख्याल से अब जो, क्योंकि उनका प्रोटेस्ट भी हो रहा है इस हवाले से, कल जो है फवारा चौक पे कराची में, तो वो कहते हैं कि जो है आज वो जवाब देंगे जो उनकी गुफ्तगू हुई, उसके बाद जो एक हतमी फैसला आएगा वो आज उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो जमात इस्लामी की और PTI की, तो उनका कहना यह है कि जो इंतखाबात हुए थे उसमें धांधली हुई थी और रिजल्ट्स अभी तक नहीं वो मतलब दिए जा रहे हैं, क्या मामला है इसमें। पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भी है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पुरअमन इलेक्शन जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस 2023 का वो हुआ है। अच्छा, ना इसमें कोई एक डंडा चला है, ना कोई शख्स जख्मी हुआ है। पुरअमन की तो चले ठीक है, पुरअमन तरीके से एक पुरअमन हुआ है, पुरअमन हुआ। देखें, वो एक पर्टिकुलर अगर कोई है तो पर्टिकुलर कहीं लड़ाई हुई, वो इलेक्शंस के दौरान का नहीं है, हो सकता है कोई और दूसरे वाकयात के अंदर हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं। वरना पहले जब भी इलेक्शंस हुए हैं कराची के अंदर या किसी भी जगह इलेक्शंस होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पर इलेक्शंस के अंदर बहुत से मामलात आते हैं, गोलियां चल जाती हैं, जानों का ज़या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंध गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट देता हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी क्रेडिट देता हूँ कि पुरअमन एक इंतखाब हुआ। अब इंतखाबात के बाद नताइज ने आना है। आपको याद होगा 2015 के जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो उसमें 4 दिन लग गए थे रिजल्ट आने में, और अभी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम रिजल्ट जो है वो सारे उम्मीदवारों के सामने आ गए, सबके सामने आ गए। अब उसके बाद PTI, जमात इस्लामी इंक्लूडिंग हमने भी इस पे कुछ जगहों पे एतराज़ात उठाया, और कैंडिडेट का ये राइट है कि वो रिकाउंटिंग की दरखास्त दे सकता है। तो हमने भी इलेक्शन कमीशन को ये दरखास्त दी है, और इलेक्शन कमीशन के अंदर ये मामला चल रहे हैं। इसके अंदर इस पे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला चल रहे हैं, और इस पे कोई अगर बात करना सब जुडिस्ट होगा तो मैं इस पे चूंकि ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, वो खुद इसको बेहतर तरीके से फैसले करेगा। बाकी रह गई आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन के साथ अगर हमने मिलकर काम करना होता तो हमें क्या जरूरत थी, हम तो 140-150 सीटें लेते फिर, तो हम ये 90 और 95 पे तो नहीं खड़े होते ना, हमने तो 150 सीटों से फिर ऊपर जाना होता। ये जो सीटें हमने ली हैं ये हमारी अपनी सीटें हैं। अगर आपको मैं कराची में बड़ा वाज़ा तौर पे हम बता चुके हैं। अच्छा, अभी क्योंकि अभी जो कुछ यूसीज़ के रिजल्ट्स जो आए थे उस पर जमात इस्लामी मेरे ख्याल से फिर से उन्होंने जो है पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नंबर से, आई थिंक 86 उनकी जो है सीट्स हो गई हैं अब। देखिए, अब तक तो ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई तो मेरे ख्याल में फहरिस्त जारी नहीं की है। अगर जमात इस्लामी अपने तरफ से कोई फहरिस्त बना के आवाम के सामने या कराची के लोगों के सामने पेश कर रही है तो वो एक अलग बात है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसे कोई फहरिस्त नहीं आई है। हमारा भी क्लेम है बहुत सारी सीटों के ऊपर, और उसके ऊपर हमने दरखास्त भी जमा कराई है। मैं भी आपको कह सकता हूँ कि जी हमने 150 सीटें ली हैं, लेकिन कबल अज वक्त कुछ बातें कहनी नहीं चाहिए। वो मामला जो है इलेक्शन कमीशन के पास है, जब वो फैसला आएगा तो हम उस पर फिर दोबारा। ठीक है। और जो MKM के मरकज़ में मुलाकात हुई थी, मतलब MKM आप लोग का जब वक्त किया था उनके मरकज़ मुलाकात करनी है, मेरे पास साहब मैं आपके पास भी आऊँगी। तो जो उनकी 53 यूसीज़ के हवाले से जो उनकी डिमांड है MKM वालों की कि कराची और हैदराबाद में जो यूसीज़ है इनका इजाफा किया जाए, तो उसके हवाले से क्या उन्होंने मतलब आप लोगों ने क्या उनको यकीन दहानी दिलाई है? देखें, ऐसा है कि MKM के साथ, MKM के वफ्द के साथ तो हमारी गायब बगैब मुलाकात रही है अभी पिछले दिनों में। उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे जिसको पार्टी ने एड्रेस किया है, पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने एड्रेस किया है, और हम MKM के पास गए भी थे इस मामलात के लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, उनका राइट है, मैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको रोक नहीं सकते, उनका राइट है वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन देखिए, सेंसस जिसके मामले पे सिंध गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई,
मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर तशरीफ फरमाए, इनकी हुकूमत ने सेंसस के अंदर कराची की जो आबादी है, जो कि इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ कर गई है, इसको कम लिखा। तो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट डे फर्स्ट से आवाज उठाते आई है। इस पे एमक्यूएम भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और सेंसस के ऊपर हमारा इत्तफाक भी है और हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो, कराची की मर्दमशुमारी जो है वो दोबारा से हो और ये बेहतरी की तरफ जाए। इस पे हमारी बात हुई है और जहां तक बात आई यूसीज की तो उसको भी कंसिडर किया गया है, लेकिन अब जो है इस पे बातचीत का अमल जारी है। एमक्यूएम क्या रिस्पॉन्ड करती है वो देखते हैं। ठीक है सुमरा साहब, देखिए मेरे ख्याल से जो एमक्यूएम का स्टांस है वो ये था कि कराची के सेंसस सही नहीं हुए, इसी वजह से उन्हें बॉयकॉट भी किया, वन ऑफ द रीजन। ठीक है। दूसरा, जिस तरह की डीलिमिटेशन हुई है इनकी दूसरी वजह थी, और जो वोटर लिस्ट है उसके हवाले से, वोटर लिस्ट पे उनका सख्त एहतजाज है, वो तो हमारा भी था, पर हमने लड़ना था इलेक्शन, एहतजाज हमारा भी और था। जो धांधली की आपकी पार्टी की जानिब से भी कहा जा रहा था कि धांधली करवाई गई है, क्योंकि बैलेट पेपर से निकले पोलिंग स्टेशन के बाहर क्या कर रहे थे बैलेट पेपर, लेकिन हमने देखा आपके कुछ रहनुमा वहाँ पे खुद भी गए, उन्होंने बैलेट बॉक्स खोल के वो भी चेक कर रहे थे। तो फिरदौस साहब की बात करें, फिरदौस नकवी साहब की, फिरदौस नकवी साहब का ये एहतजाज था कि जब बंद कर दिया गया था उनकी मौजूदगी में बंद होना चाहिए था। ओके। उनसे पहले क्यों बंद कर दिया गया था डब्बा, उनका सिर्फ ये एहतजाज था, तो इसलिए उन्होंने फिर वो पूरी वो जीत गए थे वहां से वैसे इलेक्शन, और जीते हुए इलेक्टेड है। ठीक है। अमजद अफरीदी का ये था कि बाहर बैलेट पेपर्स मिले थे, उनकी वीडियो बनी थी 2:30 बजे के करीब, और वीडियो बना के वो वायरल हो गई थी। 3:30 से 4 के बीच में उसको पुलिस ने, जो कि एसपी फैजान थे शिकारपुर से यहाँ पहुंच रहे थे इलेक्शन के दौरान, उनने उसको उठा के वहां पे उल्टा उनके ऊपर एफआईआर काटी है और अरेस्ट कर दिया। उसके बाइक की आंख फाड़ी गई है, पूरी पट्टी लगी है। कौन सा अमन परस्त इलेक्शन हुआ है? सही। पुलिस तो इन्वॉल्व थी यहाँ पे, एक पार्टी के खिलाफ पूरी पुलिस और पूरे पुलिस के एहलकार इस्तेमाल हुए हैं, वीडियोस मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी चैनल ने खुद दिखाया है जी, ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, मतलब इस इलेक्शन को लेके आप तो क्या कहते हैं, किस तरह से, मतलब इस इलेक्शन को इसी तरह से तस्लीम करेंगे? सिलेक्शन है ये, पूरी सीधी सिलेक्शन है। अच्छा। एमएनए एमपी इलेक्शंस के बाय इलेक्शंस होते हैं, पीपल्स पार्टी हार जाती है, लोकल बॉडी इलेक्शन होता है जीत जाती है। ऐसा कराची में क्या किया इनने? ठीक। अभी जो 9 हल्कों में जो यूसी 9 हल्कों में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी कैसी तैयारी है? मुकम्मल तैयारी है, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हमारा सख्त एहतजाज है। हमारा कोई फेथ नहीं है उस पे। हमने हर फॉरम इस्तेमाल किया है कि इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। ठीक। कोर्ट में भी हम इनके खिलाफ गए हैं, प्रेस में भी हम इनके खिलाफ गए हैं, पर ऑप्शन दूसरा नहीं है, तो मजबूरी में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। वसीम साहब क्या कहेंगे आखिर में? अच्छा, मैं मेरे भाई की याद दहानी करा दूं, ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान सिकंदर राजा जी। ठीक है, ये खान साहब के बड़े फेवरेट हैं, आपको याद होगा खान साहब की बड़ी एक इस पे तकरीर भी है, या उन्होंने कही भी है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये बड़ा सही बंदा है, ये जबरदस्त बंदा है। बाद में वजाहत भी की है। ठीक है ना। देखें, बात ये, खान साहब तो यू टर्न के मास्टर है ना सर। नहीं सारे कहाँ से है, खान साहब तो यू टर्न के मास्टर है ना। देखिए मैं जरा भाई को बता दूं ना, भाई की तस्वीर। तो खान साहब तो यू टर्न, आपको पता है खान साहब कहते हैं भाई यू टर्न तो लेना चाहिए ना, लीडर की पहचान है, खान साहब की पहचान है यू टर्न लेना। नहीं तो एमक्यूएम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो आपके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, आप भी हैं, हमने कब आपको मना किया बैठने के लिए? हम पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल फोर्स है उसके साथ बैठने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन ये जो चोर दरवाजे से आप आने की कोशिश कर रहे हैं ना कि 2018 की तरह आपको कोई सिलेक्टर बना के कोई आपको लेकर आ जाए, तो ये वाला दौर चला गया। अब आप लोग कैसे आए सिंध में? नहीं कैसे आए, क्या हम अवाम के वोटों से? हम अवाम के वोटों से आए ना सर, हम अवाम के वोटों के साथ आए ना। आप पढ़े तो सही ना, आपकी तो पूरी डिटेल आ गई ना आपकी। 2008 को लाया गया, दो बंदा खुर्रम शेर जमान 80,000 वोट लिए थे, यूनियन काउंसिल में 800 वोट नहीं ले सके ये लोग। एनआरओ के तहत कौन आया था? खुल गई। वो कहते हैं एनआरओ के तहत कौन आया था? एनआरओ के तहत कौन आया? खान साहब को तो एक पीपल्स पार्टी के जाले हकीम बलोच ने हरा दिया, तो क्या उनकी जो है वो रह गई है? ठीक है। पीपल्स पार्टी का जाला वो तो नून में था 5 साल पहले, 14 सीटें कराची से लेने वाले जाला बन गया। 14 सीटें कराची से लेने वालों को 14 जो है यूनियन काउंसिल नहीं। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी वसीम साहब आपका, आपने अपने टाइम दिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है। आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने टाइम दिया। एक और प्रोग्राम रखेंगे, एक और दफा आप लोगों को इनवाइट करूंगी। उम्मीद करती हूँ हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इस साथ अपने मेजबान इजाजत, मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज।